What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में, इसके बारे में जानेंगे। फिर आगे हम लोग आज का लेक्चर देखेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनका आंसर आप लोगों को देना है और उसके बाद में फिर आज का लेक्चर डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर जितने अच्छे से आप लोग सुनेंगे उतनी ही अच्छे से वीडियो के एंड में जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आप लोग दे पाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से ये लेक्चर सुनना है टकटकी लगाकर। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में। तो जो डे का नाम है इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे, यानी कि विश्व धरोहर दिवस। इसी के साथ में इसको दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, यानी कि जो स्मारक होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है, जो साइट्स होती हैं तो उसको, या फिर इसके नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर दिवस या फिर इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट। अगर कोई सा भी नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सेम बात बोली गई है। तो 18 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिक पर्पज क्या होता है? बेसिक पर्पज ये होता है कि अवेयर करना लोगों को, जो लोग हैं उनको बताना कि ये हमारी हेरिटेज है, कल्चर है, ये हमारी डाइवर्सिटी है। इस तरीके से आने वाली जो जनरेशन है ताकि उनको भी चीज़ों के बारे में अपडेट रखा जा सके। आज के डेट में आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने जैसे कि लाल किला देखा जाकर, कुतुब मीनार देखी, इंडिया गेट देखा, ये आज के टाइम के थोड़े ना बने हुए हैं। ये सोचिए अगर आज के टाइम पर इनको तोड़कर फेंक दिया जाए तो क्या आने वाली जनरेशन जान पाएगी कि इतनी बड़ी बड़ी, इतनी अच्छी अच्छी जो इमारतें हैं, जो स्मारक है हमारी कंट्री में बनाए गए। तो ये बेसिक पर्पज यही है कि आने वाली जनरेशन को अपनी कल्चर के बारे में बताना। इसीलिए इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। अगर टूट जाती है तो इनकी मरम्मत की जाती है, तो इसीलिए इतना ज्यादा फोकस इनके ऊपर किया जाता है। और एग्जाम में भी क्वेश्चन आप लोगों से लगातार पूछे जाते हैं। इसका बेसिक पर्पज ये होता है ताकि आप लोग इन सब चीजों के बारे में जाने, पढ़े और दूसरों को भी बताएं। ठीक है, तो यही इनका बेसिक पर्पज होता है। अगर बात करूं यहां पर इसके बारे में कि अब की बार की थीम क्या है, थीम का बेसिक पर्पज ये होता है कि कैसे फोकस देकर चलना है इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। तो बात की जा रही है शेयर्ड कल्चर, यानी कि जो कल्चर है वो शेयर करनी है, शेयर्ड हेरिटेज, हेरिटेज भी शेयर करनी है, और इसी के साथ में शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक तरीके से हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है ये कि जो चीज़ हम लोगों ने देखी है, समझी है, जानी है, अब आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको भी इस चीज़ का फायदा पहुंचाया जाए। तो ये हम लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पर लेकिन ये कैसे होगा? जब हम लोग मिलकर काम करेंगे। और इसी के साथ में ग्लोबल यूनिटी की बात की जा रही है। जिस तरीके से जो करंट हेल्थ क्राइसिस चल रहा है, यानी कि आज के डेट में जो कोविड-19 की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, उसके चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में भी हम लोग फोकस देकर चल सकते हैं ताकि चीजों को टैकल किया जा सके। तो मिलकर ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, ये बात बोलने की कोशिश की गई है इस इंपॉर्टेंट डे में। ओके, आइए थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं जो नंबर ऑफ केसेस कितने देखने को मिल रहे हैं। कोरोना वायरस के जो केस हैं आज की डेट में ये 22 लाख यहाँ पर आप लोगों के सामने केस आ चुके हैं। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 2.2 मिलियन भी आप लोग इनको बोल सकते हैं। 1 मिलियन इजकल टू 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर ये 22 लाख केस हो चुके हैं। 1,54,000 लोग आज के डेट में हमारे बीच में नहीं है, और 5,78,000 लोग ऐसे हैं जो कि खुश नसीब आप लोग बोल सकते हैं जिनकी जान इस खतरनाक बीमारी से बच गई है। यूएसए जो है यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच चुका है। ये आप लोग देखिए 7 लाख से ऊपर केस क्रॉस अकेले यूएसए में हो चुके हैं। तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और टोटल 37,000, यानी कि जो 37,000 लोग अब यहाँ पर यूएसए के ओनली कोरोना वायरस डिजीज की वजह से मारे जा चुके हैं। स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये वो कंट्री हैं आज के डेट में जो चाइना से ऊपर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। और इटली में 22,000 लोग यहाँ पर, और इसी के साथ में स्पेन में 20,000, और फ्रांस में 18,000, और यूके में 14,000। तो बहुत लार्ज स्केल पर जो लोग हैं वो यहाँ आज के डेट में हम लोगों के बीच में नहीं है। अगर बेल्जियम की बात करें तो 5,000 लोग यहाँ पर भी क्रॉस कर चुके हैं। ईरान में भी लगभग 5,000 क्रॉस कर चुके हैं। तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रखिएगा। बाकी अगर अपनी कंट्री में हम लोग बात करें तो हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर 14,676 केस हैं। इसमें से जो हमारे बीच में अब लोग नहीं रहे हैं वो है 496। तो इन्फेक्टेड लोग इतने हैं और 496 अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 496 का मोटे मोटे तौर पर अगर बात करूं तो लगभग बोल रहा हूं 50% के करीब यहाँ पर, यानी कि 201 केस अकेले महाराष्ट्र से निकल कर आते हैं। 3,320 केस जो है बेसिकली यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर है। दिल्ली के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर ये 1,707, यानी कि 1,707 केस यहाँ पर हैं। बाकी अगर मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो 1,000 से ऊपर कौन कौन है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, दिल्ली, और इसी के साथ में ये है महाराष्ट्र। बाकी 100 से ऊपर कौन है? और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, और इसी के साथ में पंजाब। ये वो एरिया हैं जो कि 100 से ऊपर केस अब तक आ चुके हैं। पर सबसे ज्यादा जो जान गई है वो गई है यहाँ पर किसके? महाराष्ट्र के अंदर से। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से, फिर मैं आप लोगों को इसके
आंसर बताऊंगा और मैच कर अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर मंत्रालय के द्वारा, एक मिनिस्ट्री के द्वारा ये बोला गया कि जो जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप हमारी कंट्री में यूज किया जाता है वो सुटेबल नहीं है, यानी कि सेफ नहीं है। तो यहाँ पर किस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये वार्निंग दी गई है, ये आप लोगों को बताना है। जो जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है यहाँ पर, ये कौन सी कंट्री का ऐप है ये आप लोग बताइए। जो कि यहाँ पर एक तरीके से अगर कॉल इस पे लगाई जाती है तो चाइना के थ्रू होती हुई यहाँ पर जाती है। यानी कि आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि कॉल लगाते हैं तो पहले टावर पे जाती है फिर आती है घूमकर, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा। आगे फिर से इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, वहां पर डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। तो किस कंट्री का ये ऐप है ये आप लोगों को बताना है। इंडियन प्रीमियर लीग शॉर्ट फॉर्म में जिसको आईपीएल आप लोग बोलते हैं, तो कोविड-19 की वजह से बोला जा रहा है कि इसको सस्पेंड किया जा सकता है जब तक कि फर्दर नोटिस नहीं आता है। ये तो कंफर्म हो गया कि गर्मी में अभी ये नहीं होगा, अब देखने वाली बात है कि कब तक होगा। तो ये सिचुएशन कब तक होगा ये कौन यहां पर तय करेगा ये आप लोगों को बताना है। ये यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स। फिट इंडिया किसके साथ में मिलकर यहां पर एक फर्स्ट एवर ये लाइव फिटनेस सेशन स्टार्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए आज के में बच्चे जो हैं वो स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, तो बच्चों को घर पर ही उनकी फिटनेस जो है वो बरकरार रखी जा सके, तो लाइव सेशन यहां पर स्टार्ट किए जा रहे हैं स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है यहां पर फिट इंडिया किसके साथ में मिलकर यहां पर ये स्टार्ट कर रहे हैं, ये है क्वेश्चन। फिट इंडिया जो मूवमेंट लॉन्च किया गया था, किस पर्सनैलिटी के द्वारा लॉन्च किया गया था, अगस्त 2019 में, क्योंकि न्यूज में है, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो ये पर्सनैलिटी कौन है, इनका नाम आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में अभी पर्टिकुलर एक कंपनी के द्वारा जो ग्लोबल लेवल की एक एमएनसी है, इनके मल्टीनेशनल कंपनी है, ये यहां पर जर्नलिज्म इमरजेंसी रिलीफ फंड स्टार्ट किया गया है। यानी कि जो जर्नलिस्ट होती हैं, जो पत्रकार होते हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए एक फंड यानी कि पैसा इकट्ठा किया जाएगा, तो वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो किसके द्वारा यहां पर ये स्टार्ट किया गया है, कौन से मिनिस्ट्री हैं जिनके द्वारा यहां पर ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर स्टार्ट किया गया, जो कि 24/7 यानी कि 24 घंटे और 7 दिन यहां पर ये ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर काम करने वाला है। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये आप लोगों को बताना है। ट्रूनेट बीटा, ये ट्रूनेट बीटा कोव की बात की जा रही है। ये एक टेस्टिंग स्क्रीनिंग जो यहां पर की जाती थी, बेसिकली एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए की जाती थी। अब उस पर्टिकुलर बीमारी का नाम आप लोगों को बताना है, किसके लिए इसको डेवलप किया गया था, और आज की डेट में कोविड-19 के लिए इसको यूज करने की बात की जा रही है। तो ये किसके द्वारा गाइडलाइन इशू की गई है कि आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। यानी कि ये जो टेस्ट था ये किसी और बीमारी के लिए था, वो बीमारी का नाम आप लोगों को बताना है, और आज की डेट में ये कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए भी यूज किया जा रहा है। तो ये किसके द्वारा अप्रूव किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में बन सकते हैं। अभी इनका आंसर बताऊंगा। अगर बिना ऑप्शन के एक बार को आंसर देना आप लोगों ने सीख लिया तो फिर एग्जाम में कभी भी आप लोग कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। या तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, इनसे स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आप लोगों से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए समझ लेते हैं एक एक कर, ताकि लंबे समय तक याद रख सको। मिनिस्ट्री ऑफ यहां पर होम अफेयर है, जिसके द्वारा बोला गया है कि जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को यूज न करो। ये यूएसए का ऐप है, पर लेकिन इस पर अगर कॉल जाती है तो चाइना के थ्रू होती हुई जा रही है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि आप लोग इसको यूज न करो। खासकर हमारी कंट्री के जो ऑफिशियल है गवर्नमेंट वगैरह वो यूज नहीं कर रही है। बीसीसीआई जिसको बोलते हैं आप लोग, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो इसके द्वारा सस्पेंड किया गया। फर्दर नोटिस जब तक आएगा तब तक देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। फिट इंडिया और सीबीएसई के द्वारा फर्स्ट एवर ये लाइव फिटनेस जो सेशंस हैं यहाँ पर जो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए उनकी बात की जा रही है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि बच्चों को फिट रखने के लिए किसके द्वारा स्टार्ट किया गया ये, तो फिट इंडिया और सीबीएसई। फिट इंडिया जो मूवमेंट है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था अगस्त 2019 में। इसी के साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है गूगल के बारे में, तो गूगल जो है उसके द्वारा जर्नलिज्म इमरजेंसी रिलीफ फंड ये स्टार्ट किया गया। जो जर्नलिस्ट है, पत्रकार है ग्लोबल लेवल पर, उनको फायदा पहुंचाया जा सके। रीजन क्या है, रीजन ये है अगर आप लोग आज के डेट में कुछ सर्च करेंगे, जैसे आप लोगों ने कोविड-19 सर्च किया तो कई सारे लिंक खुलकर आएंगे और उसके नीचे 4-5 लाइन भी लिखी होती है, तो आप लोगों को पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कई बार तो वहीं से ही पढ़कर निकल लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जिसने वो लिखा है, मेहनत की है, वेबसाइट पर डाला है, उसको फायदा नहीं हो रहा है, पर गूगल में सर्चिंग का फायदा हो रहा है गूगल को बस। तो इस तरीके से यहाँ पर जर्नलिस्ट को फायदा नहीं होता है, तो जर्नलिस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए ये फंड स्टार्ट किया गया है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर की बात की जा रही है, जिसके चलते 24/7 फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी अगर कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पर आप लोगों को ले जाना है, खासकर एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर इसको बोलते हैं, जिसके द्वारा बोला गया है कि ट्रूनेट बीटा, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा, ट्रूनेट बीटा किस पर्टिकुलर बीमारी के लिए इजाद किया गया था, तो टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी के लिए यहां पर इसको डेवलप किया गया था, इसको चेक करने के लिए। अब इसको यहां पर कोविड-19 के लिए भी चेक किया जा रहा है, और ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने बोला है कि सही है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है टोटल क्वेश्चन जिनके बारे में आइडिया रखना। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
घर जाने की खुशी क्या होती है, कोई इनसे पूछे यहाँ पर, जो काफ़ी लंबे समय से लॉकडाउन में बंद थे और उसके बाद में फिर जब यहाँ पर इनको चेक कर कर घर भेजा गया तो खुशी देखो लोगों के चेहरे पर, एक अलग ही तरीके यहाँ पर खुशी है, ताकि वहाँ से निकल कर आ चुके हैं। तो ये महाराष्ट्र के बहुत सारे फिशरमैन थे जो कि गुजरात में फंसे हुए थे, तो अपने घर को ये रिटर्न हो रहे हैं। तो घर वालों की अपनी अहमियत समझो, एक घर वालों के साथ में हो तो आप लोग खुश नसीब हो, एक तरीके से अपनी फैमिली के साथ में रह रहे हो। अब फैमिली को सेव करना और उनका ख्याल रखना ये भी आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए बात करते हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट ये ऐप के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री में, उसके द्वारा किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली क्या करने वाले हैं, ये आज की डेट में जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो हमारी कंट्री में सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जाया जा रहा है, तो उसके चलते जो खासकर जो किसानों के द्वारा फूड ग्रेन वगैरह हो गया, जैसे अनाज हो गया या फिर पीरेसेबल जो आइटम हो गया, जैसे कि टमाटर हो गया या फिर संतरा हो गया, बनाना हो गया, ये ऐसे आइटम अगर थोड़े से ज़्यादा लंबे समय तक आप लोग इनको रखोगे तो ये बेकार हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि केले की हालत कैसी हो जाती है वो पिचका हुआ सा हो जाता है, वो नहीं है पिलपिला सा, ऐसा नहीं बिल्कुल, मतलब हाथ में भी ना आता, टूट के गिरने लगता है, तो वो खराब हो जाता है। टमाटर भी इसी तरीके से ज़्यादा लंबे समय तक रखोगे तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो इनको अगर सही टाइम पर सही जगह तक न पहुंचाया जाए तो एक तरीके से इनकी अहमियत खत्म हो जाती है। तो उसी को स्टार्ट करने की बात यहाँ पर की जा रही है इस ऐप के थ्रू, ताकि किसानों का सामान सही जगह तक मार्केट में पहुंच सके सही टाइम पर। ये पहले तो ये ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ठीक है, याद रखना कौन है एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये आप लोग बताइए, कम से कम इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी, इसके बारे में याद रखना, एनआईसी है जिसके द्वारा ये ऐप डेवलप किया गया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, पहले तो आप लोगों से देखिए दो स्टेटमेंट दे देंगे। एक तो स्टेटमेंट में पूछेंगे कि ये पर्टिकुलर जो ऐप है किस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। फिर पूछ लेंगे कि ये ऐप किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये दोनों ही तरीके क्वेश्चन आप लोगों के एक ही जगह बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। एनआईसी के बारे में थोड़ा बता देता हूं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप लोग बोलते हैं MEITY, ठीक है। तो इस मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है। ये एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है ताकि जो डिलीवरी है गवर्नमेंट की यहाँ पर उसको प्रॉपर वे में अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इसको डेवलप किया गया था 1976 में, 1976 में, ठीक है। डायरेक्टर जनरल आज की डेट में नीता वर्मा है। मिनिस्ट्री मैंने आप लोगों को बता ही दी, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। तो ये हल्की सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बाकी बेसिक पर्पज ये कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है सही टाइम पर सही जगह तक पहुंचाया जा सके और फार्मरों को फैसिलिटी यहां पर मिल सके। फ्रूट्स वगैरह हो गए, वेजिटेबल हो गए या ऑयल सीड हो गए, तो ये मसाला फाइबर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो किसानों की खासकर जो सही टाइम तक मार्केट में पहुंचनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि उनका प्राइस भी उसी टाइम पर अच्छा मिलता है, ठीक है। तो इसलिए भी यहाँ पर ये है जिसके बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, कमी, और कमी भी बहुत भयंकर वाली, यानी कि पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात बताई जा रही है। आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते सबको बोला गया अच्छे से हाथ धुलना है आप लोगों को, तो यहाँ पर कुछ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, तो हाथ धुलना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो उसी के चलते बोला जा रहा है कि हाथ धुलना, हाइजीन रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मांगा गया है। आज की डेट में अगर बात करें 2017 में लोकसभा में रिप्लाई किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर की साइड से, जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि हमारी कंट्री में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है। इसको आप लोग ऐसे समझिए, एक एरिया में अगर 100 आदमी रहते हैं, ठीक है, और 10 आदमी जो है यहाँ पर एक एरिया पर, हाँ पर्टिकुलर एरिया में 10 आदमी रहते हैं और 10 आदमी मिलकर 100 रुपए कमाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप लोग इनको एवरेज निकालेंगे तो हर एक इंसान के हिस्से में 10 रुपए आ जाएंगे। तो एक तरीके से आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक इंसान तो 10 रुपए यहां पर कमा रहा है, तो ये पर कैपिटा इनकम यहां पर हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग काउंट कर सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन के हिस्से में कितना पानी आ रहा है तो उसको पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी बोल देंगे हम लोग। तो एक टाइम ऐसा था कि 1820 क्यूबिक मीटर पानी आया करता था 2001। अब जब आगे बढ़ते चले गए 2011 तक तो ये घटकर 1545 हो गया। इसी के साथ में आगे आने वाले टाइम में 2025 तक बोला जा रहा है 1341 रह जाएगा और 2050 तक बोला जा रहा है कि 1140 रह जाएगा। यानी कि पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहने वाली है आने वाले टाइम में। तो इसके चलते लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। एनुअल पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी अगर ये यहाँ पर 1700 क्यूबिक मीटर से नीचे जाती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये स्ट्रेस कंडीशन में पहुंच चुके हैं, यानी कि अब सिचुएशन जो है वो खराब होने वाली है। और अगर ये 1000 से नीचे पहुंच जाती है तो ये स्कार्सिटी वाली कंडीशन बनने वाली है। तो बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां स्कार्सिटी यानी कि एक तरीके से उन्हें बोलते हैं कि अब तो दर्द हुआ है, अब कैंसर हो चुका है, अब हाथ काटना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन बन जाएगी यहां पर। तो इस तरीके से वाटर और सैनिटेशन
एडवोकेसी ग्रुप है जिसका नाम है वोटर एड। तो ये वोटर एड एक तरीका ग्रुप है, या आप लोग कंपनी बोल सकते हैं एक तरीके से, जिसके द्वारा इंडिया को बोला गया कि टॉप 10 कंट्री यानी कि टॉप जो 10 कंट्री है जहां पर लोवेस्ट वोटर अवेलेबिलिटी है लोगों के लिए, उसमें इंडिया की भी जगह है। यानी कि वर्ल्ड में जो 10 टॉप कंट्री है ना जहां पर पानी की कमी है, तो वहां पर इंडिया का भी नाम दर्ज है, जिसमें 16.3 करोड़ जो पीपल है आज के डेट में, उनको पानी ढंग से अवेलेबल होता ही नहीं है, जिस पानी को हम लोग बर्बाद कर देते हैं। तो वही है कि उनसे पूछो जिनके पास में नहीं है, वरना लोग तो क्या क्या चीजें बर्बाद कर रहे हैं। तो इस तरीके थोड़ा सोचिए, जब भी आप लोग खाना बर्बाद करते हैं, पानी बर्बाद करते हैं, तो एक बार उनके बारे में सोचिए जिनको ये चीजें मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो तब आप लोग इनकी अहमियत और ज्यादा समझ पाएंगे। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर बात की जा रही है अगर आज की डेट में किसी को कोरोना वायरस हो गया है और उसको इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में उसको रखा जा रहा है, तो उस पर्सन को जब वहां से निकाला जा रहा है, पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम उसको हो जा रहा है बेसिकली। देखिए जब इंसान वहां पर रहेगा ना, एक तो 24 घंटे केयर में रहेगा, उसको कोई ना कोई मशीन लगी रहेगी, उसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें वहां पर देखने को मिलेगी। तो एक अलग ही तरीका, एक मेंटल डिसऑर्डर यहां पर देखने को मिल रहा है जब इंसान वहां से निकल कर आ रहा है। उसके अंदर एक एंजाइटी देखने को मिल रही है, डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, इसी के साथ में स्लीप डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, ज्ञान संबंधी चीजें भी भूल जा रहा है, कुछ चीजें उसको याद नहीं रख पा रहा है। तो इसको बोला जा रहा है यहां पर पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि एक तरीके से जब बीमारी खत्म हो गई उसके बाद भी इंसान जो है उससे रिकवर नहीं कर पा रहा है, फिर भी काफी लंबे समय तक वो नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा घर में किसी की डेथ हो जाती है तो काफी लंबे समय तक सदमा रहता है इंसान को, तो कई बार तो आवाज भी सुनाई देती है। मैं आप लोगों को अपनी बात बताता हूं, जैसे कि मैं बाहर पढ़ता था, फिर घर पे आता था, तो मेरे दादाजी की डेथ हुई थी, ठीक है। तो काफी लंबे समय तक तो ऐसा लगता था कि यहाँ पर बैठे हुए हैं पास में ही हमारे, ठीक है। काफी जैसे कई बार से घर में खाना भी लेके जाते हैं तो बोलते थे कि दादाजी की भी रोटी बना देना, ठीक है। तो वो वाली फीलिंग आप लोगों ने भी देखी होगी, कई बार इस तरीके की चीजें फील की होंगी। तो ये क्या होता है, ये कि हाँ उसी जोन में रहना कि हाँ ये पर्सन गया नहीं है, ये अभी हमारे बीच में ही है, ठीक है। हालांकि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो हमेशा हमारे बीच में ही रहते हैं। कई सारे लोगों के जो नियर और डियर वन है, अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों की जान गई है, जैसे आप लोग देख सकते हैं बीमारी की वजह से और अलग अलग रीजन की वजह से। तो ये सारी सिचुएशन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि जो कि एक तरीके से हमारे हाथ में नहीं होती, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। बस करना है तो ये कि जो घर में बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, जितना ज़्यादा टाइम उनके साथ में आप लोग बिता सकते हैं, अगर उनकी केयर कीजिए, जो भी उनको जरूरत है उनको वो प्रोवाइड कराइए, तो वही एक सबसे अच्छा तरीका होता है। ये बोलते हैं ना कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भगवान ढूंढते हो, तो अपने घर पर ही मिल जाएगा आप लोगों को, अगर थोड़ा सा आप लोग श्रद्धा से अपने पेरेंट्स और जो बाबा दादी हैं उनका ध्यान रखोगे तो। ये रियलिटी है, कभी देखना खुशी इतनी मिलेगी आप लोगों की, अंदर से मन भी आप लोगों का शांत रहेगा, ठीक है। तो देखिए एंजॉय करके, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में मत जाओ, मैं कोई क्रिटिकल हो रहा हूँ उसके लिए, वो आप लोग अच्छे से एंजॉय करो, पर लेकिन ये भी एक ऐसा एरिया है जहां पर आप लोग फोकस देकर चलो प्लीज, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को बतानी थी, हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ जूम ऐप के बारे में स्टार्टिंग में। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा अभी गाइडलाइन जारी की गई है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। ये एक तरीका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, तो ये हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर यूज हुआ अभी रिसेंटली, जब से यहाँ पर लॉकडाउन लगा तो लोगों ने घर से ही काम करना स्टार्ट किया। तो यूएस से बेस्ड जो ये जूम वीडियो कम्युनिकेशन जो ऐप है, ये काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर जो डेटा प्रोवाइड करा रहा है आज के डेट में। तो ये बोला जा रहा है, इसको ऐसे समझिए, आज के डेट में मान लीजिए आपका ये फोन है, ठीक है, और आप लोगों ने मुझे कॉल मिलाया यहाँ पर। तो जैसे ही आप लोग मुझे कॉल मिलाएंगे तो सबसे पहले ये जो आप लोगों का कॉल जाएगा एक पर्टिकुलर टावर के पास में जाएगा, तो इस टावर से जो कनेक्शन होगा वो फिर यहाँ पर मेरे पास में पहुंचेगा। तो बेसिकली ऐसा होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लोग कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो उसका रूट ये बोल रहे हैं कि चाइना से होकर जा रहा है कई बार। तो हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, तो चाइना में वहां डेटा इकट्ठा हो रहा है और तब हमारी कंट्री में आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को खतरा यहाँ पर हो सकता है, चाइना हो सकता है उस डेटा को यहाँ पर चेक कर रहा हो सकता है, कर ही रहा होगा पक्का, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन सब चीजों को देखने की कोशिश करता ही होगा चाइना। तो इसके चलते होम मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया कि ये अपने रिस्क पे अगर यूज करना है तो अपने रिस्क पे यूज करो, जूम एट योर ओन रिस्क, ठीक है। तो ये खुद होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर बोल दिया गया है। और हमारी कंट्री में इंफॉर्मेशन किसके द्वारा प्रोवाइड कराई गई है, अगर कोई एरा गहरा नत्थु खैरा कोई बोल देता तो समझ में आता। ये बोला गया यहां पर साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा, यानी कि जो साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है जो कि हमारी कंट्री की जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, उसके द्वारा ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई कि इसको यूज मत करो, ये खतरनाक ऐप है। तो कम से कम उनकी तो मान लेनी चाहिए, और नहीं मानेंगे तो जो भी यहां पर इसको यूज करेगा तो फिर झेलो भैया, हमने तो वार्निंग दी थी, तुमने नहीं मानी तो अब तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर इंफॉर्मेशन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक बात याद आ गई यार मुझे आगे बढ़ने से पहले, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेता हूं। कई सारे बच्चों को कई सारी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए जैसे कि ग्रुप है आंसर राइटिंग ग्रुप, उसमें आज के डेट में 48,000 के करीब मेंबर हैं। 48,000 के करीब जब मेंबर हैं,
मान लीजिए अगर किसी मेंबर को मैंने जैसे पीडीएफ प्रोवाइड कराई, जैसे हिंदू की पीडीएफ प्रोवाइड कराई या फिर नैनो की पीडीएफ प्रोवाइड कराई, हालांकि क्वेश्चन की पीडीएफ तो मैं इस महीने से अभी प्रोवाइड नहीं कराई है, उनको मैं जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा। तो होता क्या है बेसिकली, एक बंदे ने वहां पर डाल दिया ग्रुप में कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दो, दूसरे बंदे ने डाल दिया पीडीएफ प्रोवाइड करा दो, तीसरे बंदे ने डाल दिया पीडीएफ प्रोवाइड करा दो, चौथे बंदे ने डाल दिया पीडीएफ प्रोवाइड करा दो। अब मैंने एक कमेंट अप्रूव कर दिया, बाकी के डिलीट कर दिए। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि मैं आप लोगों के साथ में पक्षपात कर रहा हूं? ऐसा हो गया कि मैं आप लोगों के साथ में भेदभाव कर रहा हूं कि उसका कमेंट अलाउ कर दिया, आपका अलाउ नहीं किया। सेम कमेंट है ना ऑलरेडी। अगर 48,000 के 48,000 बंदे ये सेम कमेंट करेंगे और सबको मैं अलाउ करूंगा, तो क्या वो पढ़ने वाला ग्रुप वहां पर रह जाएगा? तो कई सारे बच्चे इस चीज को लेकर इशू दिखाते हैं कि सर उसका कमेंट तो वो अलाउ कर दिया, उसने पूछा हमारा कमेंट अलाउ नहीं किया। तो यार वहां पर गेम थोड़ी ना चल रहा है कि आपका कमेंट में कुछ अच्छा था, उसका कमेंट बुरा था, आपका कमेंट बुरा है, उसका कमेंट अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि बहुत सारे रिपीटेड कमेंट आते हैं सेम टॉपिक के ऊपर। तो एक तो कोशिश वो रहती है कि कम से कम इस तरीके के कमेंट जाए वहां पर। अगर इस तरीके के कमेंट जाएंगे तो जो क्वेश्चन डेली पोस्ट किए जाते हैं वो क्वेश्चन आप लोग नहीं वहां पर देख पाओगे। इधर ये यहाँ पर सारे ऐसे ऐसे कमेंट ही रहेंगे सारे ऊपर, फिर ठीक है कौन आंसर लिख रहा है आप लोगों को वो आंसर भी नहीं मिल पाएंगे, सारे ऐसे ही कमेंट दिखेंगे। तो वो ग्रुप एक ग्रुप वहां पर एक तरीके से ऐसा ग्रुप न होकर वो फिर एक अलग ही तरीके ग्रुप बन जाएगा। आज की डेट में टोटल मिलाकर इसीलिए लगभग 6,000 के कमेंट करीब ऐसे हैं जो मैंने अब तक रोक रखे हैं। और कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे अप्रूव नहीं करना होता है, फिर भी गलती से एक आधा अप्रूव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं। समझिए अब आप लोग अप्रूव करने वाला एक अकेला बंदा है और 48,000 लोग वहां पर हैं। समझ रहे हैं कि आप लोग क्या ग्रेविटी होगी? एक इंसान ढंग से 100 आदमी को नहीं थाम सकता है, और यहां पर 48,000 लोग यहां पर अगर क्वेश्चन पोस्ट करने आंसर पोस्ट कर रहे हैं तो कितना सारा टाइम जाता होगा और कैसे कैसे इस चीज को मैनेज किया जाता है, आप लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए अगर कुछ भी इस तरीके से कोई फालतू की चीजें पोस्ट करने से बचें, क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, आंसर वाला आंसर राइटिंग वाला पोस्ट कीजिए वहां पर। और मोटिवेशन की जो चीजें आप लोग पोस्ट करते हैं कुछ भी, वो मैं इसलिए अलाउ नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो सारी चीजें मैं वहां से डाउनलोड करके जो पेज हैं, जैसे स्टडी लवर पेज हो गया, जैसे वीर तालियान के नाम से पेज हो गया, फिर मेरी प्रोफाइल होगी जो पर्सनल फेसबुक है, तो वहां पर डाल देता हूं उनको, ताकि आप लोगों तक वो मैसेज भी पहुंचता रहे, ठीक है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि डालो मत वहां पर, तो वो वहां पर नहीं अलाउ कर रहा हूं। रीजन क्या है? ताकि वहां पर पढ़ने का एक माहौल बनता रहे। तो यार वो आप लोगों के फायदे के लिए ही है, तो उसको ऐसे मत देखो कि मेरे साथ में पक्षपात हो गया। कई एक बच्चे के द्वारा मेल किया गया कि सर मेरे साथ में पक्षपात क्यों किए जा रहे हो। यार ये तो सोचो कि एक अकेला बंदा क्या क्या करेगा, ठीक है। मतलब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि किसका अलाउ करना है किसका नहीं करना है। मैं तो देखता हूँ, उसको खोलता हूँ, सबसे पहले तो क्वेश्चन अलाउ कर देता हूँ जो जिसने आंसर दे रखे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत उसी में होती है। फिर जिसने प्रीलिम्स के क्वेश्चन पोस्ट कर रखे हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव है, फिर उसको अलाउ कर देता हूँ। फिर अगर टाइम मिलता है तो कुछ और देख लेता हूँ थोड़ा बहुत, वरना फिर मैं उसको छोड़ देता हूँ मैक्सिमम टाइम। फिर कभी वीकेंड में टाइम मिलता है तो चीजें देख लेता हूँ। तो इस तरीके से पैटर्न चलता है, बीच बीच में टाइम मिलता रहता है। जैसे कि एक वीडियो बनाई, खाना वाना खा रहा है, फिर कुछ और काम कर रहा हूँ, बैठा हूं कहीं पर, तो इस तरीके से चीज चलती रहती है बीच बीच में। तो वो बेसिकली पूरा एक तरीका होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ में पक्षपात किया जा रहा है, उसको ऐसे मत देखो यार। ऐसे में पक्षपात करके आप लोगों से क्या मिलेगा मुझे ये बताओ एक मिनट के लिए। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे माइंड में ऐसा रहता है कि उसका अलाउ कर दिया आपका नहीं किया। कई बार किसी का जैसे जन्मदिन रहता है, सर उसका जन्मदिन अलाउ कर दिया मेरा नहीं किया, ठीक है। तो यार ये चीजें ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर अलाउ करता हूँ या अलाउ नहीं करता हूँ। सोचिए आप लोग खुद भी उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, मेरी जगह भी एक मिनट के लिए बैठा कीजिए, आप लोग उस चीजों की ग्रेविटी समझ पाएंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीजें मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं कि मुझे किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं है यार आप लोगों के लिए। हाँ, अगर आप लोग आंसर लिख रहे हैं, अगर वो अलाउ नहीं हो रहा है वहां पर, तो फिर आप लोग मुझे बोलिए कि सर मेरा आंसर लिखा था मैंने अलाउ नहीं किया है, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग बिल्कुल बोलिए, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, मेहनत की चीज़ है। उसमें एक आंसर अगर लिख रहा हो तो कम से कम आधा घंटा तो मिनिमम ले ही रहा होगा बंदा। तो इस तरीके से उसको अलाउ न करूँ तो आप लोग मुझे जरूर बोलिए, और उसी के लिए वो ग्रुप मेनली बनाया भी गया था। अब फिर मैंने बोल दिया कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी पोस्ट कर दो, तो वो इसलिए था ताकि आप लोगों की एक अच्छी वहाँ पर तैयारी हो सके, ठीक है। तो ध्यान रखना थोड़ा सा उसके बारे में। क्वेश्चन पोस्ट करो दबा के जितना कर सकते हो आप लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर फालतू की चीज़ों से बचो थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि कुछ पढ़ने वाले भी है, कुछ ऐसे हैं फालतू के लोग भी हैं बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पर चेक तो किया नहीं जाता है सबको कि कौन कौन क्या रहा है। अगर उसको करने बैठूंगा तो पूरा दिन मैं उसी में लगा रहूंगा, मुझे और फुर्सत ही नहीं मिलने की है। पर हाँ, पोस्ट में कम से कम मैं प्रतिबंध लगा सकता हूं, ठीक है। तो वो चीज़ें अगर फिर भी उसके बाद कोई आप लोगों को लगता है ग्रुप में गंदी चीज़ आ गई है, गलत चीज़ आ गई है, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया नहीं होना चाहिए। जैसे कल एक बच्चे के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी मीडिया को गोदी मीडिया बोला जाता है यार ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा जाएगा ये बताइए मुझे। ऐसे क्वेश्चन मस्त पोस्ट करो, ये फालतू क्वेश्चन है कि गोदी मीडिया, ये टर्म स्टार्ट कर दी गई है अलग अलग न्यूज़ एजेंसी के द्वारा, तो उसको आप लोग यहाँ पर मत लेकर आओ, ठीक है। तो वो गलत तरीका है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप लोग ये सारी चीजें अपनी प्रोफाइल वगैरह पे पोस्ट कर लो अगर आप लोगों को लग रहा है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई बार मैं भी ऐसी चीजें पोस्ट करता हूं जो मुझे लगता है पढ़ाई के लिए अच्छी नहीं है, पर मेरी प्रोफाइल तो मेरी पर्सनल हो गई ना,
वहाँ से कोई एजुकेशन का ऐसा मतलब ही नहीं है, वो तो मैं जो मुझे अच्छी चीज़ें लगती है मैं पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हालांकि उसमें कई बार लोगों को कई सारी वो जाते हैं इश्यूज़ कि सर क्या पोस्ट कर रहे हो, पर लेकिन वो सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पर कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल वगैरह पर। एजुकेशन ग्रुप के लिए थोड़ा सा बस चीज़ें मेंटेन करके रखिए, ठीक है। आइए बात करते हैं, यहाँ पर जो बात की जा रही है, अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को ट्यूबरक्लोसिस है और उसकी आज के दिन में कोविड-19 हो जाता है, तो ये समझिए कि कंगाली में आटा गीला हो गया, इनके पहले से ही बर्बाद था और बर्बाद हो गया, तो उसके जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि उनके लिए अलग से केयर देने की बात की जा रही है जो टीबी इन्फेक्टेड लोग हैं। और सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ क्या है, वो ये है कि 27% ऑल ओवर वर्ल्ड में, यानी कि अगर 100 लोग आज के डेट में टीबी से ग्रसित हैं तो 27 जो लोग हैं वो हमारी ही कंट्री के हैं, यानी कि 100 में से 27 लोग हमारी कंट्री के हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये समझिए आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में से 1/4 जो लोग हैं वो टीबी के हमारी कंट्री के मरीज हैं। अगर इन टीबी के मरीज को कोविड-19 ना लगे, खुदा ना खास्ता, तो ये लोगों के बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो इसी के चलते बात की जा रही है कि थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखा जाए। टॉप 8 कंट्री जो है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी केसेस पाए जाते हैं, तो उसके बारे में जो इंडिया है, यहां पर इंडिया टॉप करने वाली कंट्री है। अगर बात करें 2018 के बारे में तो 4.4 लाख पीपल ये यहां पर इंडिया के अंदर टीबी की वजह से मर गए। आप लोग ये समझिए कि इतने सारे जो लोग हैं, 4.4 लाख टीबी की वजह से मर गए लोग हमारी कंट्री में। 29% टोटल 1.5 मिलियन जो डेथ होती हैं टीबी ऑल ओवर वर्ल्ड, वो हमारी कंट्री में होती है 29%। ये समझिए 27% तो टोटल वर्ल्ड की हमारी कंट्री बीमार है, और इससे भी ज्यादा है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो डेथ हो रही है उसमें से 29% हमारी कंट्री में हो रही है अकेले। तो इससे समझ में आता है कि ग्रेविटी क्या है। तो अगर टोटल 7 मिलियन केस रिपोर्ट किए गए 2018 में, तो उसमें से 2.69 मिलियन केस अकेले इंडिया में थे। तो यहां से समझ में आता है कि इंडिया की कैसी हालत है इस पर्टिकुलर बीमारी को लेकर। तो डॉक्टरों ने क्लेम लिया है कि जो यहां पर टीबी से सफर कर रहे हैं वो एक तरीके से पुअर ट्रीटमेंट अगर मिलता है तो टीबी ट्रीटमेंट तो एक तरीके से कंडीशन और ज्यादा खतरनाक यहां पर बन जाती है, क्योंकि वेरी लो इम्यूनिटी वहां पर हो जाती है। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी एक तरीका होता है जो कि बीमारी के साथ में लड़ने में हमारे शरीर की क्षमता होती है, तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा और ध्यान रखिए, अगर कोई ऐसा मरीज है तो उसके ऊपर थोड़ा सा और फोकस देना है। गवर्नमेंट के द्वारा 4 मंथ का ये यहां पर बात की जा रही है, जो बेसिकली रेंटल होता है वो आईटी कंपनीज के लिए, जो खासकर एसटीपीआई बोलते हैं जिनको, इनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनके लिए यहां पर छूट दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया क्या होते हैं? ये एक तरीके की ऑटोनोमस सोसाइटी होती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है, और टोटल मिलाकर 60 सेंटर एक्रोस द कंट्री है, यानी कि हमारी कंट्री में। ऑब्जेक्टिव रहता है कि एनकरेज करना, प्रमोट करना और बूस्ट करना जो सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट होता है इंडिया से सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट बाहर बूस्ट करना। स्टेब्लिश किया गया था 1991 में, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये था, ये थोड़ा सा यहाँ पर एंटरटेनमेंट की चीजें हैं। एंटरटेनमेंट की तो नहीं बोलूंगा, हालांकि ये इन्फॉर्मेशनल आप लोग बोल सकते हैं। एक ऐसा बच्चा जो कि कई दिनों से भूखा है, ये समझिए खाने को देकर कैसे ये दौड़ रहा है, तो यहाँ से समझ में आती है कि खाने की अहमियत क्या है। तो इसलिए कभी भी खाने की अहमियत को मत देखिए, ये थोड़ा सा एंटरटेनिंग आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर एक जो पर्सन है वो रहने वाले केरला के हैं, जॉब कर रहे हैं कानपुर में, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर लॉकडाउन लग गया, शादी की डेट थी, तो बात की जा रही है कि शादी जो है वो ऑनलाइन चलेगी, यानी कि जैसे ये मोबाइल हो गया, दोनों के मोबाइल हैं, तो मोबाइल के ऊपर जो है वो हार पहनाया जाएगा, यानी कि ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है इनको। तो ये चाह रहे हैं कि शादी की डेट यही रहे और इनकी शादी हो जाए। तो इनको आशीर्वाद देना आप सभी लोग, ताकि इनकी शादी अच्छे से हो जाए। चलिए, जो भी है अपने अपना जीना है लोगों का, सबका। एक बार नजर आ लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में जाना, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा इसके बारे में, कोविड-19 के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ये पूरा आंसर देखा, क्वेश्चन देखें। ये मोबाइल ऐप के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने वाटर स्कार्सिटी के बारे में जाना, कोरोना वायरस के बारे में समझा, क्या क्या प्रॉब्लम रहती है जब वहाँ से निकल कर आते हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला फंडा है, अपने आप को अच्छे से सेव रखिए, प्रॉब्लम नहीं देखने को मिले। जूम ऐप के बारे में जाना, क्या क्या कंडीशन है, किसके अंडर में आता है वो समझा, सारी बातें। कोविड-19 और ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट यहाँ पर STPI जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इसके बारे में बात की। और ये कुछ वैसी जो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन हो गई जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब आज के क्विज के ऊपर नजर डालते हैं। सॉरी, एक मिनट, ये छोटा सा और न्यूज बच गई आप लोगों की। शक्तिकांत जो दास है, गवर्नर ऑफ RBI यानी कि सेंट्रल बैंक के, उनके द्वारा यहाँ पर जो रिवर्स रेपो रेट है ये घटाकर 3.75 कर दिया गया है। रिवर्स रेपो रेट ये होता है जब बैंक से RBI पैसे रिटर्न लेता है, यानी कि पहले तो क्या होता है, RBI जो है वो पैसे देगा बैंक को, फिर अगर यहाँ पर जो मार्केट में लिक्विडिटी यानी कि पैसे की कम करना है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो RBI रिटर्न भी लेता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसी के साथ में
यहाँ पर बात की जा रही है कि 5,000 करोड़ रुपए जो हैं वो बूस्ट किए जाएंगे, मार्केट में लगाए जाएंगे, ताकि मार्केट में अवेलेबिलिटी पैसे की बनी रहे। कोरोना वायरस पेंडेमिक के बारे में बात की जा रही है। तो बात की जा रही है कि हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है, जब से कोरोना वायरस की प्रॉब्लम चल रही है तो 34%, 34.5% घट गया है। ठीक है, तो जो सबसे कम है यहाँ पर 25 सालों में अगर देखेंगे। मीजल्स और रूबेला, जिसको मीजल्स खसरा आप लोग बोलते हैं, ये यहाँ पर मीजल्स और रूबेला इनिशिएटिव कंसोर्टियम यानी कि एक तरीका संघ है, इसके द्वारा बोला गया है कि यहाँ पर 117 यानी कि 117 मिलियन चिल्ड्रन 37 कंट्री 37 कंट्री में यहाँ खसरे के शिकार होने वाले हैं। रीजन क्या है? उनकी इम्यूनिटी के लिए जो प्रोग्राम चलाया जा रहा था वो प्रोग्राम यहाँ पर अब बंद कर दिए गए हैं या फिर कम कर दिए गए हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी जो है चीज़ों के ढंग से नहीं हो पा रही है आज की डेट में कोविड-19 के चलते। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पर न्यूज़ है। इंटरनेशनल डे फॉर म्यूनामेंट एंड साइट, इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, वो नाम कौन सा है? थीम क्या है आप लोगों को ये कंप्लीट करनी है, ये बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें किसानों को फायदा पहुंचाएगा, ताकि उनका फूड ग्रेन और जो यहां पर ये जो पेरिसेबल आइटम है वो ढंग से पहुंचाया जा सके। अकॉर्डिंग टू किसकी स्टेटमेंट के हिसाब से अगर बात करें तो बोला जा रहा है मिजल्स और खसरा के जो केस है वो आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। एनुअल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो वाटर की ये 1700 क्यूबिक मीटर हो तो इसको क्या बोलेंगे, और अगर 1000 से भी नीचे चला जाए तो इसको क्या बोलेंगे, ये आप लोग बताइए। 2018 की जो रिपोर्ट है वाटर एंड सैनिटेशन, तो यहाँ पर ये जो इंडिया की जो रैंक है यहाँ पर उस बात की जा रही है, सॉरी किसके द्वारा तैयार की गई है, जिसमें बोला गया कि इंडिया टॉप 10 कंट्री के अंदर है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, वर्ल्ड में इंडिया में अकेले कितने परसेंटेज जो केस हैं टीबी के, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में देखते तो कितने परसेंट टीबी के केस अकेले इंडिया के अंदर हैं, तो ये बताइए। ठीक है, तो फिर से वही बात बोलूंगा, देखिए यार ऐसा कुछ नहीं है माइंड में कि आप लोग बोले सर हमारे साथ में कोई पक्षपात चल रहा है, तो अच्छे से आप लोग पोस्ट कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मेरा तो बेसिक यही पर्पज है कि आप लोग अपना अच्छे से पोस्ट आप लोग पहुंचे, जैसे एग्जाम आप लोग कंडक्ट हो, और रिवीजन अच्छे से करते रहिए। सारी पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएंगी, क्वेश्चन की पीडीएफ भी कोशिश करूंगा कि वीकेंड में आप लोग को प्रोवाइड करा दूं अभी, ताकि उनको आप लोग एंजॉय कर सकें, और बाकी मेरे साथ में आप लोग यहाँ पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। और जो पिक्चर यहाँ पर इंस्टाग्राम पर शेयर की गई, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर एक पिक्चर में लगता है थोड़े हेल्दी हो गए, एक में लगता है थोड़े से डाउन हो गए, तो कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो कि पुरानी होती हैं। ठीक है, तो वो ओल्ड पिक्चर शेयर की गई थी। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, एंजॉय करते रहो। ओके, अगर हो तो यहाँ पर कनेक्ट आप लोग रह सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।